Vice Chancellor of this university, academician, well-known academician, Professor Shambhunath Singh ji, Honorable Education Minister, Government of Assam, Dr. Ranoj Pegu ji, Sri Prithviraj Rawa, local MLA, distinguished members of Board of Management, Academic Council and other statutory bodies of the universities, deans, heads of departments and centers, registrar, controller of examination and other statutory officers, faculty members and staff, guests, friends from media, and most significant of all, graduating students and their parents. आज तेजपुर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में आप सबके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। आप सभी डिग्री अटेन कर नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे सभी स्टूडेंट्स को मैं अपनी तरफ से कांग्रेचुलेट करता हूं। मैं आप सबकी इस जर्नी में शामिल टीचर्स और आपकी फैमिली को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। तेजपुर यूनिवर्सिटी जिस प्रकार से असम में शिक्षा का एक बेकन लाइट तेज पुंज बनकर उभरी है, उसके लिए यूनिवर्सिटी हमारी तरफ से ये बधाई की पात्र है। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब कभी भी दीक्षांत समारोह होता है यानी कन्वोकेशन होता है तो बराबर वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी से निकलने वाले बच्चे होते हैं उनको कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं, उनके समक्ष कुछ संस्कारों की वह बात करते हैं। क्या आपको यहां से निकलने के बाद जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप प्रवेश करेंगे तो आपको क्या क्या करना है, बहुत सारी बातें वो कहते हैं। इसीलिए इसका नाम हिंदी में इसको दीक्षांत समारोह बोलते हैं। यानी बच्चों को जाते समय कुछ न कुछ संस्कार की शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। आज यहां पर जब मौजूद हूं आप सबके सामने तो मैं कहना चाहूंगा, टॉम फ्रीडमैन का आप लोगों ने नाम सुना हो। उन्होंने द वर्ल्ड इज फ्लैट एक बुक लिखी थी जिसके लिए उनके नाम की काफी चर्चा सारी दुनिया में। उन्होंने ही एक आर्टिकल लिखा है, इन्फोसिस वर्सेस अल-कायदा। उन्होंने कहा कि इन्फोसिस और अल-कायदा दोनों में काफी हद तक सिमेट्री है। उन्होंने कहा इन्फोसिस में काम करने वाले भी नौजवान होते हैं, अल-कायदा में भी काम करने वाले नौजवान होते हैं। इन्फोसिस में भी काम करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वह हाईली एजुकेटेड होते हैं, अल-कायदा में भी एजुकेटेड आपको जवान मिलेंगे। इन्फोसिस में काम करने वाला जो यूथ है उसके अंदर काम करने की झील होती है, वैसे ही अपने मिशन को लेकर काम करने वाला जो अल-कायदा का जवान है उसके अंदर भी एक झील होती है। कुछ कर गुजरने की उसके अंदर हसरत होती है और साथ ही साथ दोनों एक मिशनरी झील के साथ काम करते हैं। लेकिन आप जानते हैं इन्फोसिस में काम करने वाला नौजवान जो काम करता है उसका काम तो समाज के लिए कल्याणकारी होता है, समाज के लिए लाभकारी होता है। लेकिन जो अल-कायदा में काम करने वाला है उसका काम समाज के लिए विनाशकारी होता है, यानी समाज को क्षति पहुंचाने वाला होता है। दोनों नौजवान दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, उनके बीच ऐसा अंतर क्यों? यह अंतर है तो संस्कारों का अंतर है। पढ़ाई लिखाई करते समय अथवा परिवार के द्वारा जो उनको संस्कार दिए जाने चाहिए कि व्यवहारिक जीवन में जाकर, प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर हमको क्या करना है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। इसीलिए जब भी स्टूडेंट्स डिग्री हासिल करने के बाद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर करते हैं तो सामान्यतः वाइस चांसलर अथवा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो भी होता है वह उनको बतलाता है कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के बाद आपको इस प्रकार से काम करना है, इस प्रकार से काम करना है। और मैं बच्चों एक टीचर भी हूं, भले ही मैं इस समय डिफेंस मिनिस्टर के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूं, लेकिन मैं फिजिक्स का टीचर भी हूं।
मैं एक घटना की आपको याद दिलाना चाहता हूं। मनुष्य के जीवन में कैरेक्टर का क्या अर्थ होता है? पढ़ाई लिखाई करते समय यह भी अपेक्षा की जाती है पढ़ने वाले बच्चों कि कैरेक्टर बिल्डिंग का भी काम टीचर्स के द्वारा किया जाएगा, अथवा उनकी एकेडमिक लाइफ में कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली ये चलता रहेगा। कैरेक्टर का मनुष्य के जीवन में क्या होता है, महत्व होता है? मैं एक घटना की आपको याद दिलाना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद एक बार दुनिया के कई देशों में अपनी प्रीसेस के लिए उपदेश देने के लिए, अपनी स्पीचेस के लिए वह बराबर जाते थे। स्वामी विवेकानंद का ड्रेस आप लोगों ने देखा होगा, गेरुआ वस्त्र धारण करते थे, सिर पर भी अपना उनका एक साफा बना होता था। जब एक कार्यक्रम में दुनिया के दूसरे देश में भाग लेने के लिए वह पहुंचे तो वहां सारे जितने भी मौजूद लोग थे, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग मौजूद थे, वेल ड्रेस्ड थे, प्रॉपर जो ड्रेस होनी चाहिए उसमें थे। और अकेले जब स्वामी विवेकानंद को देखा कि उन्होंने एक ऐसा वस्त्र पहन रखा है जो वो ढीला ढाला है और सिर के ऊपर भी कुछ पहन रखा है, तो एक दो लोगों ने देखकर स्माइल किया कि कैसा व्यक्ति है, इतने हाई इंटेलेक्चुअल्स के बीच यहां पर आ गया। स्वामी विवेकानंद ने उसे समझ लिया। लेकिन स्वामी विवेकानंद जब स्पीच देने के लिए खड़े हुए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। हमारे देश में कैरेक्टर का, चरित्र का कितना बड़ा महत्व होता है। मैं अपने सभी बच्चों से जो इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूं जब यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे, जिस फील्ड में भी वह काम करने जाएंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर को मेंटेन करना, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, इसको सदैव वह बनाकर रखेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, हम सब जानते हैं कि असम लचित बोरफुकन जैसे वीरों की भूमि है, जिनसे आज तक हमारी जनरेशन बराबर इंस्पिरेशंस ले रही हैं। असम महान भक्त और पोएट श्रीमंत शंकर देव की भी यह भूमि है, जिन्होंने अपने समय के बिखर रहे समाज को भक्ति सूत्र में बांधने का काम किया था। असम फ्रीडम फाइटर लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई की यह भूमि रही है, जो हमारे आइकन है। असम भूपेन हजारिका का यह बर्थ प्लेस है, जिन्होंने म्यूजिक के क्षेत्र में भी एक नए डायमेंशंस को बढ़ने का काम किया है। कहने का अर्थ है, असम ने राष्ट्र को ऐसे ऐसे आइकन्स दिए हैं जिन्होंने आर्ट, वेलर, लिटरेचर, रिलीजन, पॉलिटिक्स यानी सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। साथियों, मैं खुद भी एक टीचर रह चुका हूं, इसलिए मुझे शिक्षक और छात्रों के बीच रिलेशंस के सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर भी एक्सपीरियंस करने का अवसर मिला है। एक टीचर के तौर पर मैं यूथ को जहां तक समझ पाया हूं, उसे मैं सिर्फ इस बात से एक्सप्रेस करना चाहूंगा, स्टूडेंट्स के अंदर टीचर से ज्यादा नयापन होता है। टीचर के पास अधिक नॉलेज होती है, अधिक एक्सपीरियंस होता है, तभी वह स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और उसे गाइड करता है। पर मैं समझता हूं स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हमारे यूथ में न्यू थॉट्स और न्यू आइडियाज की रिसेप्टिविटी होती है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, उनमें एम्बिशन है, और इन्हीं सबके कंग्लोमरेशन को न्यू थिंकिंग यानी नई सोच कहा जा सकता है, जो न्यू इंडिया के निर्माण का एक बैकग्राउंड तैयार करता है। साथियों, इस देश के युवा हमारे आने वाले भारत यानी कि नए भारत के ये क्रिएटर हैं, और मैं उम्र में आप सबसे बड़ा होने के नाते पुराने और नए भारत दोनों को जोड़ कर देख पाता हूं। इसलिए आज जब मैं यहां आ रहा था तो मेरे दिमाग में यह बात आई कि क्यों न आप लोगों से बदलते भारत या कहें कि नए भारत के ऊपर ही बात की जाए। चाहे नए भारत की बात हो, न्यू इंडिया की बात हो या किसी भी नएपन की बात हो, बात तो बैकग्राउंड यानी हिस्ट्री से ही प्रारंभ होगी।
साथियों, आप सब ने फेमस स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल गुस्टाव युंग के बारे में शायद पढ़ा होगा। उन्होंने किसी समय क्वेश्चन किया था कि कोई ऐसा है जिसने यह एक्सपीरियंस किया हो कि इतिहास मोटी मोटी किताबों में नहीं होता बल्कि वह हमारे रगों में होता है, यानी हमारे नर्व्स में होता है। इस बात से उनका कहने का आशय यह था कि हम जाने अनजाने अपनी हिस्ट्री से ही डिफाइन होते हैं। आज जब नई सोच के साथ बनते नए भारत को मैं देख रहा हूं तो मुझे इसका जवाब पूरी तरह से यस, हाँ में नजर आता है। नया भारत न केवल अपने गोल्डन पास्ट से प्रभावित है बल्कि उस इतिहास को रिपीट करने और अपना खोया हुआ प्राइड वापस पाने की ओर भी यह भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल स्टेज पर विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस और राष्ट्राध्यक्षों द्वारा प्रायः यह कहते हुए अब सुना जाता है 21st सेंचुरी इज इंडिया सेंचुरी। आज इस स्थिति में हमारा यह भारत पहुंच गया है। साथियों, बीते लगभग एक डिकेड में भारत जिन पॉजिटिव चेंजेस से गुजरा है उसे देखकर इंटेलेक्चुअल्स द्वारा इस प्रकार की फोरकास्ट मैं मानता हूं कि यह पूरी तरह से जस्टिफाइड है। पहले के भारत और नए भारत के बीच वैसे तो अनेक डिफरेंसेस दिखते हैं, लेकिन मेरे अनुसार देश की जनता जिस मेन डिफरेंस को देख पा रही है वह डिफरेंस है थिंकिंग का, वह डिफरेंस है सोच का। वह सोच जिसके अंतर्गत पहले देश की सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड पब्लिक इंटरेस्ट के प्रति चलता है कि एटीट्यूड से काम करते थे, जबकि देश आज सिक्योरिटी, डेवलपमेंट व पब्लिक इंटरेस्ट के प्रति करना है, यानी वी हैव टू डू के अप्रोच से काम कर रहा है। हम लेट इट बी नहीं बल्कि लेट अस डू इट पर भरोसा करते हैं। आई रिपीट, इंडिया इज नो मोर टॉलरेंट ऑफ लेट इट बी अप्रोच टुडे अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। द न्यू इंडिया है दे लेट अस डू इट अप्रोच। साथियों, आप सब में से जो लोग थोड़े एजेड हैं उन्हें याद होगा कि पहले भारत में इनएक्शन इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एक्शन, यानी अकार्य भी अपने आप में एक कार्य है। यह भी टेंडेंसी रहा करती थी, लेकिन हमने यह एटीट्यूड पूरी तरह से बदला है। हम कुछ न करने को करना नहीं कहते, हम तो कुछ करने को भी करना नहीं कहते, बल्कि हम दिन रात करते रहने को ही करना कहते हैं, बल्कि कार्य हो जाने को करना कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ध्यान इस बात की ओर भी जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 16 घंटे कार्य करते हैं तथा उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स भी दिन रात पब्लिक इंटरेस्ट में जितना भी समय दिया जा सकता है वह समय देते हैं। इसकी ओर देश की जनता का ध्यान गया है। ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि काम के घंटों से भी कहीं ज़्यादा हमारे लिए रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारी गवर्नमेंट एक डेफिनेट टारगेट को लेकर चलती है और उस टारगेट को पूरा करने तक अपना सारा इफर्ट्स हम उसी में लगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारी योजनाएं, हमारी पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार नहीं हो पाती, बल्कि समय से पहले यह पूरी हो रही हैं। यह मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। कम शब्दों में यदि मैं यह कहूं तो मैं कहूंगा पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स की लास्ट माइल डिलीवरी ही हमारी यूएसपी है, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट है। साथियों, हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसलिए पहुंच पाए हैं क्योंकि एक तो हमने पब्लिक सर्विस को अपनी सुप्रीम ड्यूटी मानते हुए उनके लिए मेहनत की है। आप बच्चों से भी मैं यह कहना चाहूँगा कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यदि प्रवेश करें तो वहाँ पर भी आप अपनी पब्लिक सर्विस को अपनी एक सुप्रीम ड्यूटी ही मानकर आप काम करें। दूसरे, हमने अपनी वर्ड्स और डीड्स में कोई अंतर नहीं किया है। आप जानते हैं, इंडिविजुअल के, किसी व्यक्ति के वर्ड्स और डीड्स पे अंतर पैदा होता है, उससे क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, एक विश्वास का संकट पैदा होता है। और मैं समझता हूं किसी भी रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन को क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए
और भारत की पॉलिटिक्स में भी पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को हम लोगों ने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और उस पर विजय प्राप्त की है। पब्लिक का पॉलिटिशियंस पर से ट्रस्ट स्वाभाविक रूप से कम हो गया था, लेकिन हमने उस क्राइसिस को दूर किया है। हम पॉलिटिक्स में इथिक्स लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने कंडक्ट से क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी की जगह पब्लिक में कल्चर ऑफ कॉन्फिडेंस भी पैदा करने की कोशिश की है। साथियों, वह दौर चला गया जब 5 ईयर प्लान्स बनते थे, फिर उनकी समाप्ति के बाद इवैल्यूएशन करने पर यह पाया जाता था कि टारगेट्स पूरे ही नहीं हुए हैं और उन्हें अगले 5 ईयर प्लान के लिए टाल दिया जाता था। लेकिन यह नया भारत है। इस नए भारत में योजनाओं का समय से इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें फेलोर्स नहीं मिले, हमें फेलोर्स भी मिले, लेकिन देश की जनता ने उस फेलोर्स में भी हमारे सिंसियर इफर्ट्स को देखा है। हम उन फेलोर्स से कभी डिसअपॉइंट नहीं हुए, हमने उनसे सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सबको, जब चंद्रयान 2 मिशन अपने टारगेट को प्राप्त नहीं कर पाया, तब भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने तत्कालीन इसरो चीफ को गले से लगाकर उन्हें हिम्मत दिया था, उनकी पीठ थपथपाई थी, उनके प्रति अपना और देश की जनता का ट्रस्ट दिखाया था। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे साइंटिस्ट ने जी तोड़ मेहनत की और भारत की प्रेजेंस चंद्रमा तक इंश्योर हो पाई है। इसके लिए हमारे देश के वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। साथियों, देश के रक्षा मंत्री होने के नाते यदि मैं भारत के डिफेंस सेक्टर की बात करूं, तो हमने सरकार में आने के साथ ही अपने लिए बहुत बड़ा टारगेट निर्धारित किया और वह टारगेट था डिफेंस सेक्टर में भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना, डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। और हमारा यह मानना है कि न्यू इंडिया की कैपेबिलिटीज और एस्पिरेशंस के चलते हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए और तब जब तक हम डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को ठीक से खड़ा नहीं करेंगे, तब तक हम स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी अटेन नहीं कर सकेंगे। हम पहली ऐसी सरकार हैं जिसने आर्म्स, वेपन के इंपोर्ट के लिए खुद पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। यह हमारी नई सोच ही है कि हमने 5 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है, जिसके तहत 509 ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत की धरती पर होगी, भारतवासियों के हाथों होगी। इस प्रकार का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करने का निर्णय हम लोगों ने लिया। साथियों, इसके अतिरिक्त हमने डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए भी 4 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट भी जारी किए हैं, जिसके तहत 4,666 ऐसे आइटम्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अब हमारे देश में ही होगी और हमारे देशवासियों के हाथों से ही होगी। और आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, पहले जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स और वेपन का इंपोर्टर था, आज वह भारत दुनिया के टॉप 23 एक्सपोर्टर्स की कतार में आकर खड़ा हो गया। साथियों, आज यदि हम भारत को इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर बनाने के लिए कमिटेड हैं तथा इस ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे इस भाव के पीछे आप जैसे नौजवानों की कैपेबिलिटीज के प्रति हमारा कॉन्फिडेंस है। इसलिए आप जैसे काबिल नौजवानों की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने स्टार्टअप कल्चर एवं इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया है। सरकार के इफर्ट्स और नौजवानों के इंटरप्रेन्योरशिप के चलते आज हमारे पास 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100 यूनिकॉर्न्स भी इस समय भारत में। आप आए दिन न्यूज़पेपर और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह पढ़ते हैं या सुनते होंगे कि सरकार डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। हमने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में स्टार्टअप्स के माध्यम से इनोवेशन को प्रमोट किया है। आईडेक्स ऐसे ही इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री का एक
बहुत ही अनूठा कदम है और डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देने का ही साथियों यह रिजल्ट है कि पहली बार हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 1,08,000 करोड़ पहुंच गया है, जो इसके पहले कोई कल्पना भी नहीं करता था। साथ ही हमारी सरकार ने इससे एक कदम आगे बढ़ाकर डिफेंस एक्सपोर्ट पर भी पर्याप्त ध्यान दिया है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का कुल वैल्यू जो 2016-17 में 1,521 करोड़ रुपए हुआ करती थी, वह 22-23 में करीब 10 टाइम्स बढ़कर 16,000 करोड़ पहुंच गई है। और मुझे कहते हुए यह खुशी हो रही है कि यह सब आप जैसे नौजवानों की ताकत और आप लोगों के कमिटमेंट का ही यह रिजल्ट है। साथियों, न केवल डिफेंस इंडस्ट्रियल डोमेन बल्कि आप सभी एरियाज में यह पॉजिटिव ट्रेंड भारत में इस समय देख सकते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे की सेक्टर्स के साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट जैसे क्षेत्रों में भी भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रिमार्केबल प्रोग्रेस देखी है। यदि मैं फैक्ट्स की बात करूं तो 2014 में भारत की कुल जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली 2 ट्रिलियन थी। फोर्स इंडिया के अनुसार यह साइज बढ़कर आज 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। 2014 में हम जहां दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में खड़े थे, आज हम सीना ठोक कर कह सकते हैं कि भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो गया। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कंट्री को एश्योर किया है कि 26 समाप्त होते होते 2027 आते आते भारत की इकोनॉमी दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाए। और यह भी मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं, भारत इस समय भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और यही हमारी ग्रोथ यदि बनी रही तो 2047 आते आते यानी इंडिपेंडेंस के 100 वर्ष पूरा होने पर भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनकर खड़ा हो जाएगा। और यह केवल मैं नहीं कह रहा, इसका इंडिकेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और मॉर्गन स्टैनले जैसे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस भी इस समय दे रहे हैं और इसके पहले भी दे चुके हैं। मेरी तो यही एम्बिशन है कि हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे तो सचमुच 2047 तक, जैसा मैंने कहा, कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में इमर्ज होकर ही रहेंगे। अब हमारी एस्पिरेशंस बढ़ी है, हमारे ड्रीम्स हैं, तो हमें हार्ड वर्क करना ही होगा। और आप जानते हैं, कुछ हासिल करने के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। सोच लेने भर से किसी भी कामयाबी को हासिल नहीं किया जा सकता है। जैसे वे सोते हुए लायन, सोते हुए टाइगर के मुंह में हिरण अपने आप नहीं आ जाता है, उसे भी मेहनत करनी पड़ती है। आज जब आप लोग अपने एग्जामिनेशंस पास कर डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, तो आपसे बेहतर इस बात को कौन जानता है कि बिना हार्डवर्क के गुड रिजल्ट नहीं मिलता है। और जब आप ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज चाह रहे हैं तो हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी होता है। ओल्ड एंड बीटन ट्रैक पर चलकर नए डेस्टिनेशन, मेरे दोस्तों, कभी भी प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसलिए पिछले 9-10 वर्षों में हमने नए रास्ते और नए तौर तरीके अपनाए हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने जब गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए जनधन योजना की शुरुआत की, तो उस समय हमारा यह मजाक उड़ाया गया। देश की जनता को याद होगा कि कैसे पार्लियामेंट में इस बात पर मजाक उड़ाया गया था कि हम यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शन से देश की आम जनता को किसी भी सूरत में जोड़ नहीं पाएंगे। इसके लिए तर्क भी दिए जा रहे थे, लेकिन देश की जनता ने उस जोक का, उस मजाक का बेहद मजबूती के साथ जवाब दिया।
अभी का उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, आपको जानकर खुशी भी होगी, आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि बीते नवंबर के महीने में, जो अभी नवंबर महीना समाप्त हुआ है, में रिकॉर्ड 1100 करोड़ से भी अधिक ट्रांजैक्शंस यूपीआई के माध्यम में भारत में हुए हैं, जिसकी कुल वैल्यू 17.40 लाख करोड़ है। यह एक मेजर अचीवमेंट है। दुनिया में किसी देश में भी यूपीआई के माध्यम से इतने बड़े ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं जितने कि भारत में। कैशलेस इकोनॉमी की ओर यह एक बड़ा कदम है और इकोनॉमी के फॉर्मलाइजेशन की ओर एक रिवॉल्यूशनरी या ट्रांसफॉर्मेशन है। साथियों, आप सभी एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं। यदि मैं इस सेक्टर की बात करूं तो एजुकेशन को सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक फाउंडेशन मानते हुए हमने इस क्षेत्र में मैसिव इन्वेस्टमेंट भी किया है। 2014 से लेकर अब तक देश में 7 नए आईआईटी तथा 7 नए आईआईएम्स खोले गए हैं। आज देश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेज की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बीते 9 इयर्स में 390 नई यूनिवर्सिटीज खोली गई है। एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ पर भी प्रॉपर अटेंशन देते हुए हमने आयुष्मान भारत योजना के साथ इस देश के गरीबों को भी जोड़ा है। इसके अंतर्गत हम देश के 12 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना यानी अर्ली हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने की ओर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी देखें तो न सिर्फ एम्स की संख्या बढ़कर हमारे भारत में अब 23 हो गई है, बल्कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से हम बेहद कम कीमत पर जनता को जेनेरिक मेडिसिन भी उपलब्ध करा रहे हैं। साथियों, इसके अलावा जिस तरीके से हमने रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है, उसकी तारीफ मैं नहीं कर रहा हूं, इस समय उसकी तारीफ यूएस के भी प्रेसिडेंट करते हैं और दुनिया के अन्य देशों के भी प्रेसिडेंट करते हैं। साथियों, 2014 तक जहां भारत के पास 97,000 किलोमीटर तक के नेशनल हाईवे थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर तक पहुंच गई है। 2014 में भारत के पास जहां पर 74 एयरपोर्ट से पिछले 9-10 वर्षों में भारत में एयरपोर्ट्स का नंबर बढ़कर 149 हो गया है। साथियों, सरकार की अचीवमेंट्स की चर्चा हो और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए किए गए गवर्नमेंट के इफर्ट्स की चर्चा न हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? नारी शक्ति को उनके जिन सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स से आज तक डिप्राइव्ड रखा गया था, हमारी सरकार द्वारा देश की महिलाओं को उनको राइट्स दिलाए जा रहे हैं। नई संसद के उद्घाटन के समय ही आप लोगों ने देखा कि हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित करके महिलाओं को वह पॉलिटिकल राइट दिया है जिससे उन्हें डिकेड से डिप्राइव्ड रखा गया था। सिर्फ पॉलिटिकल एरेना में ही नहीं, बल्कि हमारी सरकार ने मिलिट्री डोमेन में भी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन की एक उचित व्यवस्था प्रारंभ की है। आज देश के हर क्षेत्र में वीमेन्स, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर वह आगे बढ़ रही हैं। फाइटर प्लेन से लेकर चंद्रयान तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं की प्रेजेंस न देखी जा सकती हो। साथियों, हमारे यह सारे इफर्ट्स ये बताते हैं कि हम भारत की मजबूत सिक्योरिटी और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट चाहते हैं। इसके लिए जिसका अभी मैंने जिक्र किया है कि चलता है कि एटीट्यूड से नहीं बल्कि करना है, वी हैव टू डू, कि एटीट्यूड से काम करने की आवश्यकता है, जो हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और विशेष बात की ओर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा कि हम भारत का विकास भारत की पहचान की कीमत पर नहीं चाहते। हम भारत की आइडेंटिटी जो है, कल्चर की जो यहाँ की आइडेंटिटी है, भारत की अपनी आइडेंटिटी है, उसे हम किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने देंगे। यानी हम भारत में
डेवलपमेंट तो चाहते हैं, पर वह डेवलपमेंट ऐसा न हो कि भारत, जो हमारा भारत था, वह भारत न रह जाए। ऐसा डेवलपमेंट भी हमको मंजूर नहीं है। हम ऐसा डेवलपमेंट और ऐसी सिक्योरिटी नहीं चाहते जिससे भारत की कल्चरल कॉन्शसनेस डीम्ड होती हुई नजर आए, धूमिल होती हुई नजर आए। हमारा लक्ष्य है डेवलपमेंट, यस, प्रॉस्पेरिटी, यस, बट वाइल कीपिंग आवर कल्चर एंड आइडेंटिटी अलाइव एंड वाइब्रेंट। साथियों, हम सब भारतीयता को महज एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी की तरह नहीं, बल्कि इसे एक कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में देखते हैं। इसलिए मैं यहां पर विशेष रूप से कल्चरल सिक्योरिटी का जिक्र भी आप सबके सामने करना चाहूंगा। कल्चरल सिक्योरिटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक कल्चर के तौर पर हमारे ऊपर हमले आज भी कॉन्टिन्यूअसली जारी हैं। एक सरकार का कार्य सिर्फ किसी नेशन की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की रक्षा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस राष्ट्र की कल्चरल कॉन्शसनेस की सुरक्षा करना भी, यह भी सरकार का दायित्व है। 2014 में सरकार में आने के बाद से ही हमने कल्चरल नेशनलिज्म से इंस्पिरेशन लेते हुए देश के कल्चरल डेवलपमेंट के कंसेप्ट पर भी काम किया है। कल्चरल सिक्योरिटी के आप जानते हैं दो एस्पेक्ट्स हैं, दो पहलू। पहला पहलू है कि हम अपने कल्चर को सिक्योर रखें, जिसका जिक्र मैंने अभी किया है। दूसरा पहलू यह है कि हमारा कल्चर भी हमें प्रोटेक्ट करता है। नए भारत की नई सोच में एक पहलू यह भी शामिल है कि जिस प्रकार हम हमारे आर्म्ड फोर्सेस हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमारी कल्चर भी हमारी रक्षा करती है। हमारी इंस्पिरेशंस के एलिमेंट्स हमारी कल्चर से ही आते हैं। हम दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जन्मे विद्वानों का सम्मान करते हैं, उनसे इंस्पिरेशंस भी लेते हैं, चाहे वह नेल्सन मंडेला हो, चाहे वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो। जैसे लोगों का सम्मान भला कौन नहीं करेगा, लेकिन हमारी सोसाइटी में उनके विचार एज इट इज पर लागू नहीं हो सकते। हमारी कल्चर और सोसाइटी के इंस्पिरेशन और आइडियल में हमें हमारी संस्कृति में ही ढूंढने होंगे। साथियों, हमारे आदर्श हमें राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, संत तिरुवल्लुवर, तुकाराम और श्रीमंत शंकर देव में ही ढूंढने होंगे। टेलर स्विफ्ट और बीटल्स का म्यूजिक हमारे कुछ युवाओं को पसंद हो सकता है भी और होना भी चाहिए, पर हमारी अपनी संगीत की विरासत भूपेन हजारिका और पंडित रविशंकर जैसे संगीतकारों के सुरों में ही सुरक्षित रह सकती है। इस सच्चाई को भी हमें समझना चाहिए। साथियों, इस संदर्भ में कार्ल मार्क्स का भी उदाहरण दिया जा सकता है। हमारे कम्युनिस्ट साथियों द्वारा कार्ल मार्क्स के आइडियाज का बड़े स्तर पर प्रचार किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि कार्ल मार्क्स के विचार, उनके पीरियड व सोसाइटी में शायद कुछ रिलेवेंट रहे हों। मैं मानता हूं शायद उनके विचार से भारत में भी कुछ न कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन यह कह देना कि भारत की व्यवस्था पूर्णतः मार्क्स के आइडियाज पर ही चले, यह कहीं से भी लॉजिकल मुझे नहीं लगता है। और जिस व्यक्ति ने भारत को कभी देखा ही नहीं, उस व्यक्ति के आइडियाज भारत पर एज इट इज कैसे थोपे जा सकते हैं, यह हमें कतई स्वीकार नहीं है। इसलिए हमारी कल्चरल सिक्योरिटी हमारे कल्चरल वैल्यूज से ही इंश्योर हो पाएगी। इस सच्चाई को भी हमें समझने की जरूरत है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम बाहरी समाज से कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स लेने को तैयार ही नहीं है। हमारी कल्चर में आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वता, यानी विश्व के किसी भी कोने से यदि कोई न्यू थॉट्स आते हैं, नए विचार आते हैं, तो उसे लेने के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहते हैं। अपनी नई सोच से नया भारत, नए इतिहास का निर्मित करने और गोल्डन हिस्ट्री को दोहराने में सफल होगा हमारा यह भारत, ऐसा मेरा बिलीफ है। आज जब मैं आप जैसे यूथ का अपने कल्चर के प्रति कमिटमेंट देखता हूं, तो मैं अपनी कल्चरल सिक्योरिटी को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाता हूं। मेरी तरफ से कुछ विचार साथियों आप लोगों के सामने मैंने रखे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि आपसे उम्र में बड़ा होने के कारण मैं पुराने और नए भारत को जोड़कर देख पा रहा हूं।
मेरा जो बचपन था उस समय से लेकर अब तक हमारी जनरेशन भारत को काफ़ी आगे ले गई है। लेकिन अब आप यूथ की यह जिम्मेदारी है वह भारत को और आगे ले जाने का काम करें। यहाँ मुझे एक पॉपुलर सॉन्ग की एक लाइन याद आती है कि इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, और मुझे आशा है कि मेरे विचार को आप सदैव यहाँ से जाने के बाद भी याद रखें। जो भी आप उचित समझेंगे कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ उसको अप्लाई भी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब देश आपका है, फ्यूचर आपका है, तो चॉइसेस और डिसीजंस भी आपके ही होंगे। मुझे विश्वास है कि गोल्डन फ्यूचर की ओर आप सब आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि if our current generation is not better than the previous generation, the purpose of education may be considered as lost। मुझे पूरा विश्वास है प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह जी इसके पहले भी कई यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर के रूप में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। बखूबी उन्होंने जिम्मेदारी अपनी संभाली है और विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। उनके कुशल नेतृत्व में तेजपुर यूनिवर्सिटी में पर्पज ऑफ एजुकेशन को पूरी कामयाबी हासिल होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। अंत में मैं अपने सारे स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा, यहाँ से जाने के बाद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप मेरे बच्चों जाना, अपनी जिंदगी में कभी छोटे मन से काम मत करना। मन बड़ा होना चाहिए, नैरो थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, बराबर अपनी तरफ से प्रयत्न यही होना चाहिए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। उनकी इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। और जीवन में यदि आप हैप्पीनेस चाहते हो, जीवन में आप सुख चाहते हो, जीवन में आनंद यदि आप चाहते हो, तो आपको अपना मन बड़ा करके काम करना होगा। मैं तो मैथमेटिक्स का भी स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए यदि मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में इसे कहना हो तो हम कैसे कहेंगे, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फॉर द टाइम बिंग यू कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। मैं यह कह रहा हूं कि सर्किल का सरकमफेरेंस जितना बढ़ाते चले जाओगे उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ हैप्पीनेस, मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद बढ़ता चला जाएगा और अंत में परमानंद, एक्सट्रीम हैप्पीनेस जो होती है जीवन में, तुम उसको भी हासिल कर सकते हो। मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ मन is directly proportional to the magnitude of sukh. Circumference of man is directly proportional to the magnitude of anand. Circumference of man is directly proportional to the magnitude of परमानंद, जिसे मनुष्य जीवन में प्राप्त करना चाहता है। जहां भी रहो मन बड़ा करके काम करो आप, यही हमारी आपसे अपेक्षा है। मैं एक बार आप सभी को नए जीवन में प्रवेश करने के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और एक बात और कहना चाहूंगा बच्चों, जीवन का अनुभव होने के नाते अपने मां बाप को, अपने मां पिता को जीवन में कभी भूलना मत। मैं देखता हूं बहुत सारे नौजवानों को आज अपने फादर मदर जो रिस्पेक्ट उनको देनी चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, कहते हैं बूढ़े हो गए हैं। मैंने अपने फादर मदर को घर से निकालकर यंग जनरेशन को फैमिलीज के साथ एंजॉय करते हुए देखा। दुनिया माफ कर दे, परमात्मा मेरे बच्चों कभी माफ नहीं करेगा। जिस फादर मदर ने आपको पढ़ाकर इतना बड़ा किया है, आपको देश के लिए करने के योग्य बनाया है, जिन टीचर्स ने आपको योग्यता दी है, क्षमता दी है, प्रतिभा दी है, टैलेंट दिया है, आप यह मत देखना इनके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, इनके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस हैं, इनके अंदर क्या मेरिट्स हैं। इसको एसेस करने का अधिकार आपको नहीं है। फादर मदर और अपने टीचर्स के बारे में एसेस करें।
यह अधिकार आपको प्राप्त नहीं है। आस्था, हमारी गहरी आस्था, इन्होंने मुझे पढ़ाया है, इसलिए हमारे ये भगवान हैं, हमारे गॉड हैं। माँ बाप, माँ पिता ने पैदा किया है तो हमारे लिए वो ईश्वर है, हमारे गॉड हैं। यह आस्था और विश्वास होना चाहिए। आप ये कहोगे कि आस्था और विश्वास से होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है? मैं दावे के साथ कहता हूं, आस्था से, विश्वास से, श्रद्धा से, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द आस्था, विश्वास एंड श्रद्धा? आई वुड लाइक टू आस्क, एनीवन कैन रिप्लाई? आप सब समझते हो आस्था, विश्वास, श्रद्धा? समझते हैं? या आवाज से बोलो, समझते हैं कि नहीं? वेरी गुड। आस्था, विश्वास, श्रद्धा, फादर मदर और अपने टीचर्स के प्रति ता जीवन रखना, ता जिंदगी रखना। लोग कहते हैं क्या होगा आस्था, विश्वास, श्रद्धा से? अरे आस्था और विश्वास से तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यदि सॉल्व की जा सकती हैं, तो आस्था और विश्वास से जीवन की प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं सॉल्व किया जा सकता? यह बात हमारी समझ के परे है। जैसे मैं ये कहूं आपसे कि एक व्यक्ति के पास इतना पैसा था कि उसने अब उस पैसे का हाफ, आधा राम को दे दिया, 1/3 श्याम को दे दिया, 100 रुपया बचा उसने घनश्याम को दे दिया। बतलाओ टोटल अमाउंट कितना था? इसमें से कोई बच्चा बतला सकता है? फिर से मैं दोहराना चाहता हूं क्वेश्चन। एक आदमी के पास इतना पैसा था, उसने उसमें से हाफ राम को दे दिया, 1/3 श्याम को दे दिया और 100 रुपये बचा वो घनश्याम को दे दिया। बताओ टोटल अमाउंट कितना था? मैं बतलाता हूं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप ये मान लो द टोटल अमाउंट वाज A/2 हाफ राम को दे दिया, प्लस A/3 श्याम को दे दिया। A/2 प्लस A/3 इज 5A/6. A minus the total amount was A minus 5A/6 is equal to 100. It means A is equal to 600. Total amount was 600. मैंने यह उदाहरण दिया कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इस विश्वास के साथ नहीं ए ही है अमाउंट, यह कॉन्फिडेंस था हमारे अंदर, द टोटल अमाउंट वाज ए, यह हमने मान लिया। यह विश्वास और आस्था के कारण यदि हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो बच्चों इसी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के कारण हम जीवन की समस्याओं का भी समाधान निकालते हैं। यही भारत की विशेषता है और इसे हम सबको समझना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और इस यूनिवर्सिटी के सारे टीचर्स, उनके प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करते हुए मैं यहाँ पर अपना निवेदन समाप्त करना चाहूँगा। लेकिन अंतिम बात यह भी कहना चाहूँगा कि इस देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी कन्वोकेशन एड्रेस करने के लिए मुझे जाना पड़ा है। आज आप लोगों के तेजपुर में यूनिवर्सिटी में हूँ। जो मैंने कैंपस में इस यूनिवर्सिटी के प्रवेश किया, अब कोई कह सकता है कि यह एग्जैगरेशन है, कोई कह सकता है, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन यह ऐसी यूनिवर्सिटी मुझे दिखाई दी जिसके अंदर मुझे स्पिरिचुअल वाइब्रेशन महसूस हुआ है इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में। अब यहां पढ़ने वाले बच्चों पर है कि इसका वह कितना लाभ उठा पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको अपनी शुभकामनाएं देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करते हुए अपना निवेदन समाप्त करूं।